हेलो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस। मेरे को एक ये भी जानना था, आई बिलीव लास्ट टाइम हमने एडजस्टमेंट्स सारे नहीं करे थे, अगर आपको याद हो तो, जो थियरी वाला पार्ट था। व्हाट आई विल डू इज आई विल रीविजिट हमने लास्ट टाइम क्या किया था, है ना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम एक छोटा सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो, सिंगल एंट्री का, करेक्ट? सबको समझा था जहां तक हमने किया था? तो सिंगल एंट्री बेसिकली हमने क्या समझा था, इज फॉर पीपल जो अपना डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अफोर्ड कर सकते नहीं है, जो बेसिकली ऐसा करते हैं कि मिनिमल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं जिससे बस उनका बिजनेस चलते रहे, बट ईयर एंड पे उनको भी इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल करना ही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सिंगल एंट्री के बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट डिटरमाइन करने की कोशिश करते थे। अभी उसमें हमने क्या क्या बनाना सीखा। सबसे पहले हम क्या बनाते थे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमको क्या मिलता था, ओपनिंग कैपिटल, जिसमें हमने क्या किया, साल के स्टार्ट के सारे असेट्स और लायबिलिटीज लिखे, बैलेंसिंग फिगर क्या मिल गया, कैपिटल। सेम चीज हमने कब के लिए की, ईयर एंड के लिए, उससे हमको क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल। दो चीजें बना के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आ गया, करेक्ट? उसके बाद हमको क्या बनाना पड़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने स्टार्ट कैसे किया, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में गुड्स या कैश जो भी रहेगा वो, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, वी गॉट नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स, प्लस इनकम्स एंड गेन्स, लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वी गॉट नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर, मतलब फाइनल फॉर द ईयर, करेक्ट? इसमें हमने जो एडजस्टमेंट्स थी उसमें से कुछ कुछ सीख ली थी, जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, बैड डेट्स, आरडीडी और आरएफडीडी। क्या बाकी था मेरे को ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया है क्या मैंने आपको? तो कैन वी स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चलिए, वील स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा नंबर ऑफ एडजस्टमेंट लिखाया था, एक बार बताएंगे प्लीज? फिफ्थ हुआ है ना, तो वील राइट दिस एज सिक्स्थ। मैं जानता हूँ उसके बीच में दो तीन सम आ गए हैं, बट वो उस टाइम सिर्फ कैसा था ना, वो कॉन्सेप्ट एक आपको अच्छे से थरो हो जाए, इसलिए मैंने दो तीन सम करा दिए थे। आज हमको ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? तो आज एक फेवर कीजिएगा मेरे पे, रूलिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। आप इसमें तो यार रूलिंग के बिना हो सकता है, एग्जाम में नहीं चलेगा। विल दैट वर्क इन एग्जाम? नो, बट विल दैट वर्क फॉर नाउ? यस, ठीक है ना। अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ नंबर्स लिख के बनाएंगे, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कैपिटल पे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ना गाइस, दो चीजें होती है। एक तो होता है ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट? ओपनिंग कैपिटल जो आपको कहां से मिला, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मिला। उस पे आपको इंटरेस्ट लगाना है फॉर द फुल ईयर। फुल ईयर क्यों? क्योंकि वो साल के स्टार्ट से वो पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, साल के एंड तक लगा रहेगा। बोल, हाँ नहीं भेजा है, अच्छा दे, एक सेकेंड। तू वो ग्रुप पे है क्या? एक बार इधर आएगा भाई प्लीज। वो ग्रुप खोल के देना, एक फोटो डाल देते उस पर, चलेगा ना? हाँ चलेगा सर। हाँ ये वाला ग्रुप FYJC। ठीक, ये तो एक सेकेंड ना, पिछली बार कैसे डाला हुआ? इसने गलत चला गया।
एक बार ज्वाइन करके देखेगा किसी जस्ट अ मिनट। कॉलेज में तो सिलेबस हो गया होगा सबका। सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री तो कॉलेज में तो एक दिन में भी करा सकते हैं, मतलब आई कैन इमेजिन, मतलब 4 से 5 घंटे का ही है टॉपिक ऑनेस्टली, बट कॉलेज में तो अपन जानते हैं कि थोड़ा फ्रीडम होता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। अमय ने ज्वाइन किया, थैंक यू भाई। तू एग्जिट कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जिन्होंने ऑनलाइन अभी कनेक्ट किया सिर्फ बता दूं कि अभी के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही स्टार्ट किया था। वी जस्ट रिविजिटेड व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम। तो सबसे पहले कैपिटल, देखो कैपिटल ना 2 चीजों पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक वो कैपिटल जो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ढूंढा, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उस पे तो फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा। और एक आएगा एडिशनल कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हुआ, उस पे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लगेगा जिस दिन वो पैसा आया से लेकर ईयर एंड तक। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ईयर एंड के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा? भैया वो ईयर एंड का है, उस पे इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगले साल। अगर आज आप बैंक में जाके 31 मार्च को एफडी कराते हो तो उस पे बैंक आपको आज इंटरेस्ट पूरे 1 साल का दे देगा क्या? नहीं। जो पैसा आपने ईयर एंड में रखा है उस पे इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगले साल। कब मिलेगा? ये बात क्लियर है सभी लोगों को? तो इसीलिए ओपनिंग पे फुल ईयर का लगता है, एडिशनल कैपिटल पे will be as per date given। क्लियर है सभी लोगों को? अभी अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब समझो सम में आपको बोला एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, बट वो 10,000 की कोई डेट नहीं दी है, तो क्या करने का बताओ? 3 ऑप्शंस है, जैसा कि आपने बोला एक हाफ ईयर भी उनमें से है, 0 मंथ्स, 6 months and 12 months। आई अग्री कि अगर कुछ ज्यादा कुछ बोला ना हो तो 6 months इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन, वरना आप 0 months पे भी ले सकते हो, उसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा। 6 months के लिए भी लेना चाहें तो उसके लिए नोट लिखना पड़ेगा, और 12 months के लिए भी। क्लियर है सभी लोगों को? वो नोट मैं यहाँ पे आपको लिखा दूंगा, पहले आप इतना पार्ट कॉपी कर लीजिए प्लीज। सॉरी एक सेकेंड। यस, गुड मॉर्निंग अमय। बट ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? एडिशनल कैपिटल के लिए। ओपनिंग पे तो हमेशा कितना लगेगा? फुल ईयर, 12 months का। क्लियर है ना? अमय ऑडियो एकदम क्लियर है ना भाई? धन्यवाद। वो गले में डालने वाला मेरे को बहुत वियर्ड लगता है, ये वाला से। नोट बोलूं? It is assumed that additional capital was introduced at the end स्लैश करके लिखो मिडल, स्लैश करके लिखो बिगनिंग। समझे? 0 months लिखोगे, 0 months के हिसाब से करोगे तो एंड ऑफ द ईयर, बीच में 6 महीना करोगे तो इंट्रोड्यूस इन द मिडल ऑफ द ईयर।
और अगर फुल 12 मंथ्स का लोगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड में लिख लीजिए प्लीज, ऑफ द ईयर। सबको समझा? नोट में स्लैश करके बेसिकली तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए लिखा दिया। अगर 0 मंथ्स रहा तो आपको एंड यूज करना है, 6 मंथ्स रहा तो आपको 6 मंथ्स यूज करना है, और अगर आप 12 मंथ्स के लिए ले रहे हैं तो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर यूज करना है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में आएगा, इनकम में आएगा? एक्सपेंस में, क्योंकि गाइज हम पूरी अकाउंटिंग किसके नजरिए से करते हैं? बिजनेस के नजरिए से। बिजनेस ने एक तरीके से ओनर से पैसा लिया हुआ है। कैपिटल इन एसेंस इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी व्हेन यू थिंक इन योर माइंड फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। द ओनली बेनिफिट इज वैसे कैपिटल पे हमको रीपेमेंट का टेंशन नहीं रहता क्योंकि ओनर का पैसा है। और वैसे फ्रैंकली बताओ, सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस है तो उसमें इंटरेस्ट लगाने का भी कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट लगाता हूं उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? उतना ही मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, बात तो हमेशा क्या रहने वाली है? सेम। तो आई फील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डज नॉट मेक सेंस व्हेन इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इट डज मेक टोटल सेंस इन अ पार्टनरशिप फर्म। क्यों? जैसे मैं और ये एक फर्म पार्टनरशिप में चला रहे हैं, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, यहाँ से काम करके घर जाता हूँ, आराम से अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। ये बहुत अय्याश है, डेली पार्टीज में जाता है, घूमने फिरने जाता है, इंटरनेशनल ट्रिप्स करता है। तो ये हर महीने 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है बिजनेस में से, मैं सिर्फ 50,000 की ड्राइंग्स कर रहा हूँ घर खर्चा चलाने के लिए। तो इंटरेस्ट तो अलग अलग लगना ही चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल ये अमीर आदमी है, इसने बिजनेस में 50 लाख रुपए डाले हैं, मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए डाले हैं, तो ये तो दुखी होएगा ना यार, 10 लाख डाल के भी देखो उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या बोलेगा? 10% इंटरेस्ट इन कैपिटल रख देते हैं। तो इसको 50 लाख पे 5 लाख मिल गया, मुझे 10 लाख पे 1 लाख, तो 4 लाख तेरे को एक्स्ट्रा मिल गया पहले ही। फिर बचे हुए प्रॉफिट्स को, क्योंकि दोनों मेहनत इक्वल कर रहे हैं, हम लोग इक्वली बांट लेंगे। मेक सेंस? चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? एक इनकम, क्योंकि ये पैसा वो है जो ओनर ने विड्रॉ किया है, जिसपे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट? इसको भी हमेशा आपको करना है एज पर द डेट गिवन। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि ड्राइंग्स आर मेड ऑन 1 अक्टूबर तो 6 महीने का, 1 जैन बोला हो तो 3 महीने का, 1 जुलाई बोला हो तो 9 महीने का। अगर कुछ बोला ना हो तो क्या करोगे बताओ? ऑलवेज डू इट फॉर 6 मंथ्स, ऑलवेज डू इट फॉर 6 मंथ्स। उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? नोट। डन? हिडन एडजस्टमेंट्स पता है आपको क्या होते हैं? बताइए प्लीज। हिडन एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स में किया हुआ है, बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस में समझो आपको दिया हुआ है 10% लोन, ब्रैकेट में लिखा है 1 अक्टूबर, और 1 लाख रुपए दिया हुआ है। तो मतलब 1 लाख रुपए का लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया है, तो साल का 10,000, 6 महीने का कितना हो गया? 5,000 इंटरेस्ट हो गया उस पर। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इंटरेस्ट पेड नजर आ रहा नहीं है, मतलब हमारा इंटरेस्ट पे करना, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक तो पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाता था क्योंकि एक्सपेंस है, और एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, राइट? सिमिलरली यहां पे भी रहेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो बेसिकली क्या है? एक लोन, क्या है? एक लाइबिलिटी, तो आपको उसको कहां लिखना पड़ेगा? एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस में। और अगर समझो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए? एक असेट, तो वो कहाँ जाएगा? इनकम्स या
गेन्स में। कुछ डेट दी हुई है तो वैसे, वरना कुछ नहीं बोला हुआ है तो अजम्पशन लेके नोट लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्लीज लिख लीजिए। तो वही ना, इट इज अज्यूम्ड इट, इसमें क्या। चल, अभी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सब लोग ध्यान से देखिए। समझो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है ये सिंगल एंट्री के लिए, साल का एंड, साल का स्टार्ट और साल का एंड, आपको समझो मशीनरी यहाँ पे बोली है 90,000 की और यहाँ पे बोली है 1,20,000 की, देख रहे हैं सब लोग। और नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको बोला है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि सर 90,000 का 10% या 1,20,000 का 10%, बताइए। ओके, और कोई आंसर? अलग होगा दोनों का, ओके। 90 पे और 30 पे भी लगेगा, कैसे वो मैं बताता हूँ। एक अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। समझो हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट में कैसा लिखेंगे गाइस, ये सोल्यूशन का पार्ट बनेगा आपका वर्किंग नोट, कि टोटल मशीनरी कितने की है, 1,20,000, दिस इज द क्लोजिंग का वैल्यू, राइट। इसको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, कौन सा, एक ओल्ड और एक न्यू, करेक्ट। ओल्ड वाला बेसिकली हमारे लिए कहां से मिलेगा हमको, ओपनिंग वाला वैल्यू ओल्ड होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं ईयर एंड पे मेरे पास 1,20,000 की मशीनरी है और साल के स्टार्ट में मेरे पास 90,000 की थी, इसका ये मतलब है ड्यूरिंग द ईयर मैंने 30,000 की खरीदी और 90,000 की पुरानी मशीनरी है जो पिछले साल से चली आ रही है मेरे पास, है या ना। तो ये जो 90,000 है वो मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग में या ओल्ड में, और 30,000 मैंने लिखा न्यू में। डू वी अग्री हियर गाइस? समझो अभी 90,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%, तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 90,000 पे 10% फॉर द फुल ईयर, राइट और रॉन्ग। और यहां पे लगेगा 30,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, या जो पीरियड बोला हो बेसिकली वो। तो अभी वो पीरियड कैसे हो सकता है, नीचे समझो इन्फॉर्मेशन में दिया है कि द न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। अगर वो दिया है तो 6 महीना लग गया, 1 जैन दिया हो तो 3 महीना लग गया, कुछ भी नहीं दिया हो तो आप अपना अजम्पशन लेना, उसका क्या लिख देना, नोट। ये क्लियर है? कहीं पे भी अजम्पशन लेंगे क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, नोट। तो यहाँ पे गाइस अमाउंट कितना आएगा इसका, 9,000 आएगा, और इसका कितना आएगा, 1,500 आएगा आई बिलीव। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10,500। अगर आप ये चीज़ वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा रहे हैं तो जहाँ पे आप एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस लिखते हैं वहाँ पे सीधा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखिएगा और इनर कॉलम में 10,500 लिखिएगा, ब्रैकेट में रेफरेंस दे दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 जो भी है ना। क्लियर है सभी लोगों को? यस, परफेक्ट, लिख लीजिए।
मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 12 मंथ्स 90,000 के ब्रैकेट में, और बाजू में 30,000 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज पर इंफॉर्मेशन। करेक्ट? डन? चलें आगे। सेकेंड क्वेश्चन किया था हमने मेरे हिसाब से, हाँ आई बिलीव थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। फोर्थ वाला मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें एक लोन का हिडन एडजस्टमेंट था, राइट? फोर्थ वाला मैं आपको गाइड कर देता हूं, एक काम करते हैं ना, स्टेप वाइज कर लेते हैं। व्हाट आई वुड प्रेफर इज, पहले आप लोग फोर्थ सम में मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के बता दो दोनों। वापस से बोल रहा हूँ, लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करोगे चलेगा, सिर्फ लिख के, हाँ बट लिख के प्रॉपरली करो। ऊपर पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की हेडिंग वेडिंग डालो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज करके सब बैलेंस करके ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ लो। कैन यू गाइज डू दैट? चलिए, मैं जानता हूं किसी को तो ऐसा लगेगा अरे तो बहुत बचपना है, बट गाइस प्रैक्टिस तो हम करेंगे इसको अच्छे से। आई विल प्रेफर आप मुझे यहां गाली दे रादर दिन घर जाके गाली दे। वो जो हिडन एडजस्टमेंट है उसका भी आपको कोई इम्पैक्ट दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेना नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सिर्फ दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे। बोलो सर क्या दिक्कत आ रही है बताइए। कोई बात नहीं, सिंपल है, जैसे बैलेंस शीट बनाता है वैसे ही बनाना है। ऊपर हेडिंग बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन लिखना है। तो पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2017, नीचे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। ठीक है, आता है ना लोगों को फॉर्मेट? We'll very soon start a few topics for CA Foundation as well.
इन्वेंट्री। तो जनरली क्या होता है, जब आप कोई चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब उसमें आप कुछ प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड। समझा? तो इन्वेंट्री जनरली ऐसे तो देखें ना, मतलब मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्ट आंसर है ये, बट वैसे 4 टाइप की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और फिर स्टॉक एंड ट्रेड। रॉ मटेरियल क्या है? जैसे अगर तू फर्नीचर बनाता है, समझ, फर्नीचर तेरा मेन प्रोडक्ट है, समझ। कई सब लोग सुन लो ना, ये एक उसका डाउट था कि सर स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब होता है, मैं सबको ही समझा देता हूँ। तो इन्वेंट्री तुम्हारे लेवल पे, एडवांस लेवल पे और जाओगे तो और बहुत चीज़ें तुमको सीखने मिलेगी। अभी के लिए तुमको ऐसा समझने का 4 टाइप की इन्वेंट्री है, समझो। सबसे पहले, अगर मैं कोई फर्नीचर बनाने वाला इंसान हूँ तो मेरे लिए वुड रॉ मटेरियल हो जाएगा। हाँ, तो रॉ मटेरियल एक चीज़ होती है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? पार्शियली कंप्लीटेड चीज़ें। हाँ, समझो ये डेस्क बना दिया है, बैठने का बनाया नहीं अभी तक, तो बेच पाऊंगा क्या? तो दैट इज पार्शियली कंप्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा बेंच रेडी हो गया है, दैट इज फिनिश गुड्स। और अगर मैं किसी और का प्रोडक्ट लेके आगे बेचता हूं जिसमें मैं कुछ प्रोसेसिंग करता नहीं हूं, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूं। ट्रेडिंग मतलब यहां खरीदना वहां बेचना। यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर एडिंग एनी वैल्यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू जस्ट ट्रेडिंग इट। करेक्ट? समझा भाई? इनफैक्ट जो अपन पहला CFC का टॉपिक करेंगे अभी थोड़े टाइम में, वो इन्वेंट्रीज ही होगा मोस्टली। लिखना है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं लिखना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बैंक लोन तो लाइबिलिटी है ही ना बेटा, आएगा ही 10% बैंक लोन नाम से। हाय निकुंज, पता नहीं है ऊपर। निकुंज एक बार वीडियो चालू करेंगे क्या? तो आई विल बी एबल टू रिकग्नाइज यू जस्ट फॉर दैट पर्पस। अज्यूमिंग टू, ठीक है भाई। हाँ, घर पे ही होगा, तभी मैं ध्यान से पीछे बैकग्राउंड तो नहीं देखा। तो निकुंज हम सिंगल एंट्री कर रहे थे भाई, हमने ये सम करना स्टार्ट किया है अभी सिंगल एंट्री का। थियरी हो चुका है, बट आई बिलीव थियरी तो तेरे को आता है सिंगल एंट्री का, तो आज प्रैक्टिस जो करेंगे वो कर लेना अभी साथ साथ में। डन? कूल। चलिए, अरे भाई हो जाना चाहिए। स्पीड भी बहुत मैटर करेगी। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ, मैं 1-2 लेक्चर ही प्यार से रहता हूँ, उसके बाद फिर ये, हाँ क्या, वो हर टीचर का स्ट्रैटेजी रहता है, पहले 2 लेक्चर में कोई किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलता है, फिर नहीं नहीं मैं कहाँ, मैं तो एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, है ना? थैंक्स साली। मोटापे का मजाक उड़ा तू, बता था। बॉडी शेमिंग बच्चे कर रहे हैं यार, इससे बुरा क्या हो सकता है लाइफ में। चल चल चल, सम कर, पका मत, चल पका मत, पका मत, चल बहुत पका है। वो एक स्टूडेंट ऑनलाइन बोल रहा है म्यूट कर दो सर, क्योंकि इतने बकवास जोक्स आ रहे हैं। आयुष को यार कैसे म्यूट करूं, ऑफलाइन बैठे। चलिए गाइस, डन। आई होप सब लोग कैलकुलेशन सारे खुद से कर रहे हैं, नॉट टेकिंग एनीवन्स हेल्प, बिकॉज 11th 12th में तो कैल्सी अलाउड नहीं है।
मिस्टर धर्मवीर, हाउ आर यू? धर्मवीर एक बार वीडियो चालू करेंगे? रेडी होके करना पड़ेगा, राइट? मिस यू टू ब्रो। जाने दे, अभी क्या बोलूं मैं। मैं तो ऐसे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं आता हूँ अपना लेक्चर लेता हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी साइड से। दैट इज व्हाट आई डू। और वो करे तो फिर वो उसका कंसर्न है। चलो यार, अभी तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। कैश एट बैंक क्या है बताना पड़ेगा क्या? असेट। अरे यार, asset, debtors asset, stock in trade asset, furniture asset, मशीनरी asset, bills payable liability, creditors liability और बैंक लोन भी liability। हाँ या ना? मैं यहां से सोल्यूशन में सिर्फ दिखा देता हूं, प्लीज चेक कर लीजिए। आपका ओपनिंग कैपिटल 1,26,700 आ रहा है क्या? और क्लोजिंग कैपिटल 1,83,700 आ रहा है। ये वो पिछली बार की तरह का यस तो नहीं है जिसमें वैल्यू मैच नहीं हो रही थी बट सब बेईमान की तरह है, वैसा यस है? हाँ, बता क्या, कौन से वाला? ओपनिंग क्लोजिंग? क्लोजिंग असेट साइड पे 2,07,000 लिखा, यहां पे लाइबिलिटीज में 4,15 और 4,300 है, करेक्ट? तो आएगा 1,83,700। तो तूने कैलकुलेशन एरर कर दिया है, कुछ मिसिंग वैसे नहीं है सब में, ठीक है? अब इसे जब कोई और सम कर रहा रहेगा अपन बात नहीं करेंगे, ये गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। ऑन रिकॉर्ड में डिस्टर्ब कर रहा था बच्चों को, तो आई कैन नॉट ब्लेम यू फॉर दिस, बट नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए, मैं चुप रहूं। एडजस्टमेंट देख लेते हैं गाइस एक बार, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। मिस्टर मौर्य विथड्रू फ्रॉम बिजनेस अकाउंट 6,000 फॉर पर्सनल यूज। क्या हो गया ये? क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। सेकंड, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000, एडिशनल कैपिटल हो गया। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट 10% ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। देखा सबने? जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन पढ़ता हूं ना, मेरा मन क्या करता है, मैं जाके देखूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कुछ फर्क है या नहीं। तो मैं ऊपर गया, देखा फर्नीचर स्टार्ट में भी 30,000, एंड में भी 30,000, कोई टेंशन है क्या? मशीनरी स्टार्ट में भी 60,000, एंड में भी 60,000, कोई टेंशन है क्या? लकीली, वरना कैसा होता, वो जो कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्किंग नोट अपन ने देखा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट इस चैप्टर के हिसाब से वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमें बनाना पड़ता। अभी तो सिंपल है, 30,000 और 60,000 पे जो भी परसेंटेज बोला है वो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। एक चीज है इस सब में, एक हिडन एडजस्टमेंट है, जो है बैंक लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कोई बता सकता है बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 430। क्योंकि इसमें साल के स्टार्ट में भी लोन आउटस्टैंडिंग था, ईयर एंड में भी लोन आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी वैल्यू में फर्क पड़ा है ना? तो अगर 4,300 पूरे साल का आउटस्टैंडिंग लोन है तो उस पर 10% 430 आएगा। क्लियर है सभी लोगों? तो प्लीज जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ट्राई करेंगे गाइज, ये वाला ट्राई कीजिए, फिर एक सम का मैं आपको कराता हूं पूरा सोल्यूशन मेहनत करके स्क्रीन पे लिख के, ठीक है? मिस्टर धर्मवीर आए हैं, उनके लिए एक सम कराते अपन। अबे वीडियो तो चालू करके बता, इतनी देर में तो टी शर्ट पहन ही सकता है। अरे कहां से अटेंड कर रहा है भाई, रोड से?
हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं था, कोई स्ट्रेस का बात नहीं। तो गाइज एक मैं चीज रेकमेंड क्या करना चाहूंगा, कभी भी क्लास में डिस्कस मत करो। उसका रीजन क्या होता है पता है? अपन जब हर स्टेप पे डिस्कस करते हैं ना, तो अपना माइंडसेट वैसा हो जाता है कि हर स्टेप पे कंफर्मेशन चाहिए, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है सम में, ठीक है? अभी ये सब कोई बात नहीं, आपने अपने एंड से ट्राई किया, जो भी आंसर आया अब आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपने कभी किसी आलसी व्यक्ति को देखा है? आज आप देखेंगे, मैं अब हर सब में इसी टेबल पे से सॉल्व करूंगा, देखना। यू विल सी द लेवल ऑफ हाउ अ पर्सन कैन सेव हिज एफर्ट्स टू द मैक्सिमम टुडे, ठीक है? तो यहां पे कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 क्लोजिंग लिखा है। आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल आई बिलीव हमने सबने सॉल्व कर लिया था। 183,700 सबको आ गया था, तो यहां पे हमने लिखा 183,700। ऐड क्या करना है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर में क्वेश्चन में क्या लिखा है? 6,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। गाइज मैंने ये जो पैटर्न बनाया है वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, बट अभी अगर इस सम में गुड्स और कैश में कुछ स्प्लिट नहीं है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? ऐड ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देना है। गॉट इट? तो यहां पे मैंने सीधा लिख दिया 6,000। वरना मैं क्या करता है, एक अमाउंट कैश के सामने, एक अमाउंट गुड्स के सामने, और फिर आउटर कॉलम में जाता है या ना? वैसा इस सम में आवश्यकता। तो यहां पे कितना आ जाएगा गाइज? 189,700। राइट और रॉन्ग? लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल कितना बोला है? 30,000। यहां पे हमने लिखा 30,000। यहां पे कितना आएगा गाइज? 159,700। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो नाम का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ठीक है। फिर लेस क्या करना होता है? ओपनिंग कैपिटल जो है 126,700, यहाँ पे 126,700 हमने माइनस किया, तो नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स कितना बचेगा? 33 आ रहा है क्या? थैंक यू। अब हमें ऐड करने इनकम्स एंड गेन्स, लेस करने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एडजस्टमेंट्स के नाम पे हमारे पास यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिख रहा है, वो इनकम या गेन है क्या? नहीं, वो तो एक्सपेंस एंड लॉसेस में जाएगा। और एक हिडन एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। तो मैं समझ गया इनकम एंड गेन कोई भी नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33,000। राइट और रॉन्ग गाइज? लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहले मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फिर लिखूंगा डेप्रीसिएशन ऑन, और फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। फर्नीचर कितने का है गाइस? 30,000। 10% ही बोला है क्या इस पे भी? तो 3,000 इनर कॉलम में। मशीनरी 60,000 की है, उस पे भी 10% माने 6,000, और इस पे 430 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा गाइस? 9430। सोच के बोल। नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द आफ्टर एडजस्टमेंट्स कब लिखा है अभी मैंने? साले कब लिखा है बता? बहुत सारी चीज़ों में चेक कर लेते हैं। 23,570। डन। किस किस का पूरा सही गया है? स्वतः वेरी गुड। अब भरोसा खो दिया तुम लोग ने पहले दिन, थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड होने में। 1-2 टेस्ट पेपर जब हो जाएंगे फिर मेरे को यकीन आएगा ये लोग बोलते जो हैं वो बुक में डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कैसे बेईमान लोग हो। बट तुम उस दिन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1,12,500 है, किसी की बुक में कुछ है, किसी की बुक में कुछ है। अबे नहीं आया था ना, कैसे आ सकता है? वो डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स ही बाकी थे। क्या पानी चाहिए ना? रुक, जो तू बोलेगा अभी ऐसा टाइम है, जो तू बोलेगा रे। जब मैं पहले भी पढ़ा रहा था इस फेज में, तो बच्चे बोलते तुमको तो मजा आ रहा होगा। चलो 23,570 guys, we'll move forward to the fifth sum.
फिफ्थ सम मैंने ऑलरेडी कर लिया आपके साथ, बट इसका जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। ये वही समय जिसमें आप लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे थे। जल्दी से अपना नोटबुक का सोल्यूशन एक बार खोलेंगे प्लीज। मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा हाउ द ऑल्टरनेट सोल्यूशन इज। अपन ये लिख के नहीं करेंगे। खोला आपने नोटबुक में फिफ्थ सम? शुभम लास्ट टाइम किया था, मिस्टर शुभम इन द बुक्स ऑफ शुभम। मिला? तूने लिखा ही नहीं है तो इतना बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, आपको ओपनिंग कैपिटल कितना मिला है गाइस? उसमें कोई दिक्कत है? ओपनिंग कैपिटल सेम रहने वाला है। अभी क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों को मिला होगा 1,12,500 कुछ। यहां पे देखो कितना दिया है, स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज, 1,11,100। क्यों? क्योंकि उसने डेप्रीसिएशन और ऑन इक्विपमेंट और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर यहां पे ही डिडक्ट कर दिया है, हाँ या ना? सबको समझा? तो असेट साइड पे डेप्रीसिएशन डिडक्ट करेंगे तो आपका नीचे का असेट्स का टोटल क्या हो जाएगा? कम। सेम लायबिलिटी साइड पे कम अमाउंट लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल भी कितना आ जाएगा? कम आ जाएगा, हाँ या ना? अब यहां से फर्क क्या पड़ रहा है? अगर आपने ये चीज कर दी तो आपका कैपिटल और ज्यादा एक्यूरेट आ गया। मैं तो कहूंगा और ज्यादा एक्यूरेट आ गया ना, क्योंकि अभी तक हम बिना एडजस्टमेंट्स के कंप्यूट कर रहे थे, अभी हमने एडजस्टमेंट्स कर दी तो इट इज मोर एक्यूरेट देन बिफोर। तो जब अभी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, आप क्लोजिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स ऐड कर रहे हैं, यहां सब तक किया। अब आपको जो एड इनकम्स एंड गेन्स लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करना पड़ता था वो करने की आवश्यकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कहां पे इंपैक्ट दे दिया है? उनका बैलेंस शीट में। और यही आपको 36,900 फाइनल आंसर आपका टैली हो रहा होगा, करेक्ट? समझ रहे हैं? जो आपका फाइनल आंसर है वो यहां पे आ गया है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता, याद रखिएगा, होंगी भी एडजस्टमेंट्स किसमें? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इज दैट क्लियर? सब लोग को समझा है? ये ऑल्टरनेट यहां पे लिख के भी दिया है, ये ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट वाला सम, आपकी फीस वसूल करवाने के लिए मैं स्क्रीन पे पूरा करूंगा, ठीक है? क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे सर समझ रहा नहीं है। बट एक चीज जो हम करेंगे वो ये है, देखो ऐसा रूलिंग करने का स्पीड होना चाहिए तुम्हारा। है तुम्हारा ऐसा? ये टैलेंट जब आ जाएगा ना तुम में, तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। हाँ हाँ, मैं पिछली बार भूल गया, मैं भी दूंगा। दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन सर, दैट इज स्पेसिफिक टू एवरी टीचर, क्योंकि यार क्लास में इस चीज का टाइम वेस्ट करे सेंस नहीं बनता है। हाँ हाँ, बट वो सिर्फ मैं फाइनल अकाउंट्स वो सब में कराता हूँ, मतलब जहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है बहुत सब्सटैंशियल टाइम सेव हो सकता है। चलो कोई नहीं गाइस, वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार स्क्रीन की तरफ ही देख लीजिए, मैं शांति से करा देता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाए। कोई बच्चा अगर ऐसा बोलेगा सर मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ, तो फिर आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं अपने आप से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मैं थोड़ा सा पिकअप हो जाएगा। आई बिलीव तू ये चैप्टर भाई एक बार पहले अटेंड कर चुका है, कुछ बच्चों के लिए नया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत का बात नहीं है, तू जानता है वो सब सेट हो जाता है ना? क्या हुआ बोलो? तो क्या पूछना है? किसको? एक सेकंड, क्या चल रहा है? किसको बात कर? अच्छा बात कर रहे थे। कैसा रहा कल का सबका वैलेंटाइंस डे? तेरे लिए सवाल था भी नहीं। चलो गाइस आगे चलते हैं। होना भी चाहिए। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब एसेट्स हैं, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। तो चलिए एसेट्स में बैंक, कैश, फिर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो वैल्यूज बताने में हेल्प कर सकता है। डेटर्स, स्टॉक, एक सेकेंड ना भाई,
फर्नीचर और फिर क्या है, मशीनरी। अभी वैल्यूज बताएगा। बैंक, हम्म हम्म धन्यवाद, कोई बात नहीं। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 32,000 और 18,500। टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, हमको क्या मिलेगा, कितना वैल्यू आता है, कोई बता सकता है? कॉपी करके नहीं भाई। 49, 169, 219, 309, 319, 327 आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ पे 276,500 आएगा मेरे हिसाब से। दिस इज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग। कुछ बच्चों के मन में शायद पिछले सेम के स्टार्ट में रूलिंग से रिलेटेड डाउट्स है, सबको क्लियर हो गए हैं? अभी पक्का याद रहेगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। एक और चीज याद रखना, कैपिटल हमेशा टॉप पे ही लिखना, ठीक है? हम चेक भी कर लेते हैं 276,500 हमारा कैलकुलेशन सही है क्या? यस, विल मूव फॉरवर्ड। नीचे क्या आएगा, स्टेटमेंट। बहुत मेहनत है ये सब लिखना, मतलब तुमको तो करना ही पड़ेगा, मैंने भी अपने टाइम में किया था। वही सारे हैं एसेट्स, बैंक, कैश, डेटर्स, स्टॉक। बताओ कितना कितना वैल्यू है? 30। फिर हम्म 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 42 लाख, 2,90,000, 3,08,000, 4,28,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। थैंक्स यार। 4,28,000 और 75 माइनस करेंगे, दिस इज 3,53,000। थैंक्स, योर अप्रूवल मीन्स एवरीथिंग। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए हो गया। कोई डाउट इसमें? चेक कर लेते हैं ये हमारा कैलकुलेशन सही है क्या? यस, 353 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये सम दिया हुआ है, हम किसी को भी ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डाउट है? चलिए अभी हम जाते हैं किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो कभी कभार भगवान साथ देता है तो कितना अच्छे से देता है। ये सम की भी तारीख है 31 मार्च 2017 और 2018, तो यहाँ पे मुझे डेट्स भी डिलीट करके वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहाँ? हाँ चलेगा, वो 31 मार्च 2017 एक ही बात है ना। नहीं, यहाँ पे भी क्या लिखा है 31, अच्छा ओके 1 अप्रैल लिखा है। ठीक है भाई, चल तेरे लिए मैं चाहता तो वो 1 बचा सकता था, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंदगिरी हो जाती। चलिए बताइए, 31 मार्च 2018 का भी हमने कंप्यूट किया, कितना है? 3,53,000 है। गाइस ऐड क्या करना होता है? ड्राइंग्स। अभी एक काम करने का, जब भी ये स्टेज पे पहुंचो सारे एडजस्टमेंट्स एक बार पढ़ लो कि क्या क्या एप्लीकेबल होने वाला है। तो पहला, विड्रॉन 33,500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्राइंग्स हो गया। एडिशनल कैपिटल हो गया। एडिशंस टू मशीनरी, ये कहाँ काम आएगा? मशीनरी के डेप्रीसिएशन के वर्किंग नोट में, हाँ या ना? ये डायरेक्टली वैसे अप्लाई अभी नहीं हो रहा है। फर्नीचर और डेप्रीसिएशन पे 10% लॉस, ये है डेप्रीसिएशन है तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस में जाएगा। आरडीडी भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एसेट ज्यादा दिख रहा है, अभी मैं कम करूंगा तो ये भी मेरा एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस में जाएगा। कोई डाउट इसमें? इजी है।
सबको समझ रहा है सम सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में? ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सम। हमने 353 लिखा ऊपर। अभी एड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 33,500 है। ये कितना आएगा? 386,500 लेस क्या करना है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है? 5,000 है। यहां पे आ जाएगा 381,500। 276,500 मेरा ओपनिंग कैपिटल है। दिस इज 1,05,000, राइट गाइस? कुछ इनकम्स एंड गेन्स है क्या? हमने पढ़ा क्या? नहीं, तो ये मेरा बचेगा 1,05,000 ही। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अगर मैं जाऊं तो पहले क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर तो 18 ही है, उसका 10% 1,800 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट लिखा इनर कॉलम में 1800। फिर आया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसा नजर आएगा? 90 ओपनिंग है, क्लोजिंग 120 है। तो देखो यहां पे हमने रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, टोटल मशीनरी इज इक्वल टू 1,20,000, करेक्ट? इसको कितने पार्ट में स्प्लिट करेंगे? एक ओल्ड विच इज नथिंग बट ओपनिंग। ओपनिंग में ये ब्रैकेट में ओपनिंग क्यों लिख रहा हूं पता है? कि तुमको पता चले वो वैल्यू लेनी कहां से। तो यहां से हमने ये वैल्यू ली, कितनी आई हमको? 90,000। और बैलेंसिंग फिगर हमको न्यू मिलेगा, हाँ या ना? ओके, हमें नो स्ट्रेस। न्यू बैलेंसिंग फिगर कितना आया गाइस? 30,000 आया। रेट कितना बोला है? 10%। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा फॉर 12 मंथ्स? इस पे 9,000 आ जाएगा। इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए आएगा? बोला है इट इज अक्वायर्ड ऑन, नहीं सॉरी, एडिशनल कैपिटल। हाँ, ये भी 1 जनवरी है, सॉरी यहां पे लिखा है, मैंने गलत जगह मार्क किया, बट डेट लकीली सेम है। 1 जनवरी 2018 मतलब ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किया। और जैन फेब मार्च कितने महीने रहेंगे? 3 महीने। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए आएगा। 30,000 पे 10%, 3,000 होता है फॉर 3 मंथ, 750 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये टोटल हो जाएगा 9,750। जो मैंने एग्जाम्पल कराया था उसमें अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 महीना ले लिया होता तो सेम हो जाता, है ना? क्लियर है सभी लोगों को? 9,750। तो जाके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा 9,750, ब्रैकेट में रेफरेंस क्या लिखा? वर्किंग नोट नंबर 1। फिर उसके बाद आरडीडी 15% ऑन सन्ड्री डेटर्स। भाई साहब आप बताइए, ये जो आरडीडी बनाना है 15% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये ओपनिंग डेटर्स पे बनेगा या क्लोजिंग डेटर्स पे? 120 पे बनाऊं या 160 पे बनाऊं? सोच के बता। क्यों? आप बताइए क्यों? एट द एंड उतना ही डेटर्स है, और आईडीडी बेटा बनता है अगले साल में जो पैसा डूबने वाला है उसके लिए। जो साल के स्टार्ट के तेरे डेटर्स थे उनसे तो तू ऑलरेडी पैसा ले चुका होगा ना यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बिजनेसेस में रियलिटी में तो यार डेटर से पैसा 2-3 महीने में आ जाता है। तो ये जो साल के स्टार्ट के 1 अप्रैल को खड़े थे 1,20,000, इनसे तो मई जून तक पैसा आ चुका होगा, या हम राइट ऑफ कर चुके होंगे कि साला नहीं देने वाला, हाँ या ना? ये 160 है, इनको हमने सेल किया होगा कब? मे बी जैन फेब मार्च के दौरान, करेक्ट? इनका पैसा अभी भी आना, अब डूबेगा, इसमें से डूबेगा ना, कभी भी याद रखना। ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है कि ये आपको याद रहे। लॉजिक क्या है? डेटर्स पे आरडीडी कौन से पे बनेगा? ईयर एंड वाले पे। लॉजिक समझा सबको? चलिए, तो अभी यहां पे आरडीडी लिखा, 1,60,000 का कितना परसेंट बोला है? 15%, करेक्ट? तो ये 24,000 आ गया, राइट गाइस? और लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज, क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। हमें इसमें भी कौन सा क्लोजिंग स्टॉक देखना होगा? ईयर एंड वाला। ईयर एंड वाला कितना स्टॉक है गाइस? 90,000 है कि नहीं है? सीधा 90,000 का 20% निकाल दूं तो काम चलता है क्या? नहीं, क्योंकि वो गलत पड़ जाएगा। हमें इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। दिस इज नाउ वर्किंग नोट नंबर, करेक्ट वैल्यू, एड ओवर वैल्यूएशन,
will give us book value. We know book value is how much? This is 100 plus 20. कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15,000 आएगा. ये 15,000 में यहाँ पे लिख दूंगा. क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिखा है ना, स्टॉक. रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 2 15,000 और इसको यहाँ से हम ले लेंगे आउटर कॉलम में. अब मैं जब आप नहीं थे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हुई है वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की. क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. तो हमने लिखा करेक्ट वैल्यू प्लस ओवर वैल्यूएशन गिव्स अस बुक वैल्यू. अज्यूमिंग करेक्ट वैल्यू 100 रुपया है, 20 रुपया ऐड करके 120 और ये बुक वैल्यू 90,000 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें 15,000 का ओवर वैल्यूएशन मिला, जो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस. क्योंकि असेट कम हो रहा है तो दुख की बात है ना यार, खुशी की बात है क्या? नहीं. चलिए यहाँ पे लिख दिया. टोटल बताइए कितना आता है? 39, 40, 49, 50,550 है क्या? और ये बचेगा कितना? और ये एरो बनाना बाजू में कि ये बाजू में जा रहा है बाहर. ये मेरे हिसाब से आएगा 54,450. लेट अस चेक गाइस इफ वी आर राइट. एब्सोल्युटली राइट. मैं चाहता हूं आप लोग इसका सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कॉपी करें. जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो आप एज होमवर्क स्वतः बना लें. बना पाएंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो कोई चैलेंज नहीं है. ये वाला पूरा मैंने अच्छे से कराया है. जल्दी लिखिए, फिर मेरे को मिटाना भी है. किसी को भी डाउट है तो प्लीज यार इस स्टेज पे पूछो. आई विल बी वेरी हैप्पी. फिर सम्स और कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं आगे. क्या हो गया भाई? आज बहुत ज़्यादा आप थोड़े से थके थके लग रहे हैं. तो यार ऐसे मत, फ्रेश हो के आना चाहिए. अच्छा कल वैलेंटाइंस डे था, सॉरी. लेट डिनर गए हो गए आप. वैसे इस एज में लोग बनाते हैं क्या वैलेंटाइंस डे? तुम्हारी एज में मतलब आई थिंक इट इज़ टू सून, वे टू सून. आज के 95 के बरोबर था. क्योंकि तुम सोचो, तुमको 95 में एनएम में मिला होगा कम से कम. मैं 89% में एनएम में फर्स्ट लिस्ट में था. तो यू कैन इमेजिन उसके बाद मार्क्स का इन्फ्लेशन क्या हो गया. 88.61 में अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एनएम में फर्स्ट लिस्ट में था, मतलब 90 पे तो ऐसा हो जाता तो तुमको जो चाहिए मिल जाएगा लाइफ में. वैसा अब ऐसा हो गया कि 90 वाले को तो थोड़ा सा नीची नज़रों से देखा जाता है कि कॉलेज में तेरे को शायद एडजस्ट करना पड़ेगा. मतलब कुछ भी हो गया है मार्क्स का इन्फ्लेशन. मेरे को तो नहीं समझ में आता. कितने पे क्लोज हुआ था एनएम का लिस्ट इस साल तुम्हारे बैच के लिए? हाँ तो सोच, मेरे टाइम पे 85 पे क्लोज हुआ था. कितना फर्क है ना यार. मतलब कुछ बच्चों के वो 100 से ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं ना स्पोर्ट्स कोटा वोटा के 5% ऐड करके. यार क्या बोलेगा. ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली. तुम लोग सब लोग प्राइमरी फोकस अपना सीए फाउंडेशन पे रखो और 12th का मेक श्योर करो कि एक परसेंटेज अच्छा है. 12th का स्पॉइल मत करना. हाँ, जैसे मैंने बहुत इस चीज़ में गलती की थी अपनी लाइफ में, तो उससे तुमको सीख दे रहा हूँ. 12th और ग्रेजुएशन कभी स्पॉइल मत करना. आगे चल के अगर आपको MBA करना है या कुछ करना है तो वो सब मार्क्स मैटर करेंगे. अभी मेरे मार्क्स कैसे हैं? 10th के 89, फिर 11th के 55%, फिर 12th के 77%, फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में 80, सेकेंड. मतलब मेरा बहुत ख़राब स्कोर है. अदरवाइज इन कॉलेज आई वॉज नॉट वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स इन कॉलेज. तो मैंने CA फाइनल तक फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और CA फाइनल के लिए मैंने क्लासेस भी नहीं करी थी. मैंने खुद से पढ़ाई करके किया था. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. ये तो बोलना अच्छा नहीं लगता, वरना मैं ये मेरे इंट्रोडक्शन में डाल दूँ. वरना मुझसे बोलेंगे
फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा विदाउट क्लासेस करना, क्योंकि जब सब कर रहे होते हैं ना क्लासेस तो तुमको वो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। वो माय गॉड सा पढ़ाते ठीक है, मतलब पढ़ाते अच्छा है, बट आप इंट्रोडक्शन सुन के एकदम सोचे ये आदमी है कौन है। क्यों? उन्होंने बोला कि मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया, सीए पे किया, सीए अटेम्प्ट किया था तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या किया था, हाँ मतलब कुछ तो बहुत कुछ किया था, फिर जाके उन्होंने सोचा कि एडनोट पे आके लोगों को पढ़ाएंगे, और उनके नाम मतलब ऐसा बोर्ड पे ऐसा मतलब एडनोट के पेज पे ऐसा लिखा सीए प्रोफेसर राहुल मल्लान। ठीक है यार, सब चलता है। देख आजकल ड्यूअल डिग्री का तो ज़माना आ गया है, एटलीस्ट मिनिमम। तो तुम लोग अभी सोचो तुम सीए करके काफ़ी रहेगा, तो अगर तुमको बहुत एक्सेप्शनल करना है ना, मतलब अच्छा रहेगा, सिर्फ सीए करके भी यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, बट अगर तुमको कुछ बहुत एक्सेप्शनल करना है ना तो देयर इज़ अ चांस कि तुमको एक उस पर एमबीए या कुछ का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 3-4 डिग्री एक साथ। वो मैं नहीं मानता, तो थोड़ा फोकस चले जाता है। तुम सी एस वाला ज़माना गया, देख एकदम मत करना। मतलब मैं भी पहले परस्यू कर रहा था सी एस, अब वो ज़माना नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, आपको एक ही रोल में हायर करते थे जिसमें सी एस का दोनों का काम रहता था। अभी वैसे रोल्स हैं स्टार्टअप्स में बट उतना नहीं है, और सी एस वैसे भी कंपलसरी फुल टाइम आ ही जाता है काफ़ी कंपनीज को एप्लीकेबल। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को सी एस परस्यू करना है। सी एस अच्छा कोर्स है, अगर आपको करना है तो सी एस कीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप सी ए कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, मैंने भी सी एस फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है। सी एस फाउंडेशन क्लियर करके फिर मैंने छोड़ दिया सी एस, क्योंकि इंटर्नशिप पे छुट्टियां भी बहुत हो जाती है, और मैं एक बड़ी फर्म में कर रहा था इंटर्नशिप, तो आई डेंट वांट कि मेरा लीव्स अफेक्ट हो। सी ए फाइनल के लिए 5 महीना मिलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे, और कुछ मैटर नहीं करता। मतलब फोकस शिफ्ट हो जाता है, बस मैं नहीं कहूँगा और कुछ। एक बार कर लो ना सीए, तुमको मिनिमम तुम्हारी लाइफ की एक गारंटी तक तुम पहुंच जाओगे, फिर जो पढ़ना है पढ़ो यार, है ना। गाइस वर्किंग नोट्स भी लिखने हैं, दोनों वर्किंग नोट्स भी स्क्रीन पे विजिबल है, प्लीज कॉपी कर लीजिए सभी लोग। अभी आ रहा है ना मैं आवाज अच्छे से? डन गाइस, शुड वी मूव फॉरवर्ड? अब यहां से मेरे एफर्ट्स हो जाते हैं लगभग, नाउ इट इज अप टू यू। शुड वी स्टार्ट विद द 7th सम? ठीक है, जल्दी से एकदम लिख के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो, कैपिटल ढूंढ लो और फिर एडजस्टमेंट्स करना। मैं इसमें कुछ नहीं कराने वाला हूँ, मैं सीधा फाइनल आंसर के टाइम डिस्कस करना चालू करूंगा, चलेगा ना ये टॉपिक? हाँ है। तो इसमें 2 मेथड्स हैं, जिसमें से एक ये बेसिक वाला मेथड है और एक एडवांस्ड मेथड है, जिसमें सिंगल एंट्री को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें पूरे प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जो मैं मानता हूँ पर्सनली इज वन ऑफ द टफर टॉपिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन। तो वो भी है यूज, जेन्युइनली इसका तो बहुत यूज है ना। कितने लोग रहते होंगे ना जो एक्चुअली उतना प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते। दिस इज तो अ रियल प्रॉब्लम ना यार, समझ रहे हैं? काफी सारे ऐसे चैप्टर्स है जो मैं मानता हूं आपको लाइफ में काम ही नहीं आते हैं काफी बार, बट ये तो यार ये बीआरएस बहुत काम आता है। तू इंटर्नशिप में, मैं मेरी इंटर्नशिप में पहले दिन गया था सिनेमैक्स की ऑडिट पे। तुमको पता है पहले सिनेमैक्स थिएटर्स हुआ करते थे, पीवीआर ने एक्वायर कर लिया था, फिर पहले सिनेमैक्स करके एक थिएटर्स का चेन हुआ करता था मल्टीप्लेक्स का, महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर था, इनफैक्ट बहुत जगह उनके थिएटर्स थे।
तो उसकी ऑडिट पे गया था मैं, तो उनकी 32 लोकेशंस थी, 32 लोकेशंस उनकी हुआ करती थी थिएटर्स की। और वो लोग कैसे करते थे, हर 32 लोकेशंस के अलग अलग बैंक अकाउंट खोलते थे और उनके ऐसे, और फिर बीच में उन्होंने 1-2 बार बैंक भी शिफ्ट किए थे। ऐसे करते करते उनके 100 बैंक अकाउंट थे। 100 बैंक अकाउंट का जाते ही मुझे फर्स्ट डे इंटर्नशिप में उधर ऑफिस में बोला इसका BRS चेक करना है आपको। तो दिस वाज द फर्स्ट जॉब। तो मैं BRS से बहुत मेरा क्लोज ऐसा वो रहता है कि BRS भैया काम पे इंटर्नशिप पे जाते ही पहले दिन अगर तुमको चोमू नहीं लगना है तो तुमको BRS आना ही चाहिए। मतलब दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स ना यार। अभी जैसे कोई जाएगा, मैं तो इंटर्नशिप में जब GT में काम करता था और मेरे को किसी इंटर्न का इंटरव्यू लेना होता, मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछता था। अगर जर्नल एंट्रीज आता है तो मैं बाकी सब मेरे को लगता है सीख सकता है, जर्नल एंट्री नहीं आता है तो नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो जर्नल लेजर का अंडरस्टैंडिंग उतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। करो चलो, अभी मैं चुप रहता हूं, फिर बोलोगे तुम। 847 हुआ है, 853 तक या 855 तक सॉल्व करके बताइए। कुछ डिस्कशन? तुम कहाँ पे पहुंच गए हो? तुमने मूव भी कर दिया स्क्रीन, वेरी गुड। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। क्या हुआ? सॉल्व कर रहे हो क्या? पहले वाला एक बार डिस्कस करूं, टैली हो रहा है कि नहीं? दो हो गया यार, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही है यहाँ पे। ए भाई मैं 2 मिनट रुका हूँ गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आप जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे थे उन बच्चों का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ एक अर्जेंट काम की वजह से मुझे जाना पड़ा था। वील कंटिन्यू। बच्चे पहले 8th सम सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं 7th और 8th दोनों साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी गाइज अगेन। चलो गाइज, आई थिंक दिस वाज इनफ टाइम नाउ। अभी मैं एक बार डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ा सा सुन लीजिए ना प्लीज। आई अपोलोजाइज अगेन जो बीच में गैप आ गया उसके लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे कैश असेट है, बैंक बैलेंस असेट है, स्टॉक एंड ट्रेड असेट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, हाँ या ना? यहाँ पे उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बना लेंगे। आपको ओपनिंग कैपिटल 122 मिला होगा और क्लोजिंग कैपिटल 166 मिला होगा, राइट गाइज? 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट के लिए ये वाला देख लो प्लीज गाइज, मैं वो वाले पे भी जाऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 100 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 100 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स कितना हो गया? 1200 हो गया। तो ड्रॉइंग्स यहाँ पे हमें 1200 मिल गया है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर बाय 12%, अज्यूमिंग के जो नए एडिशंस है वो कब हुए हैं? 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो 15,000 पुराना है और 20,000 क्लोजिंग में है, तो नया कितना हो गया? 5,000 हो गया कि नहीं हो गया? 15,000 पे क्या रेट? 12% लगेगा फॉर फुल ईयर, और 5,000 पे 12% लगेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। डू वी अग्री हियर? सिमिलरली बिल्डिंग 40 और 60 दिया है, तो 40,000 का जो ओल्ड बिल्डिंग है उस पे लगेगा 10% फॉर फुल ईयर, और जो 20,000 का नया बिल्डिंग है उस पे लगेगा 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, करेक्ट, क्योंकि वो 1 अक्टूबर को ही अक्वायर हुआ है। डेटर्स का 1,000 आर बैड एंड आर टू बी रिटर्न ऑफ। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 5% पर एनम। अभी अगर मैं सिर्फ इसमें से एक मेन डेटर्स का एडजस्टमेंट लिख के करना चाहूं तो गाइज वर्किंग नोट कैसा नजर आएगा डेटर्स के लिए? डेटर्स की क्लोजिंग वाले की वैल्यू कितनी है गाइज? 35,000 है, वो लिखा हमने 35,000। उसमें से क्या होता है? लेस बैड डेट्स। जो बचता है उसमें से लेस क्या होता है? जो बचता है उसमें से लेस क्या होता है? RFDD, राइट? बैड डेट्स कितना है? 1,000 और फिर 5% और 2%, तो 1,000 लेस किया तो ये 34 बचा। 34 का कितना परसेंट? 5%। 1,700 आया, ये बचा 32,300, उसका 2%, ये 626 आएगा कि नहीं आएगा? यही मैं चेक कर रहा था, तुमने ध्यान से कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया? 646 आएगा। यस, वेरी गुड, यू हैव पास्ड द टेस्ट। 31,654 बचेगा कि नहीं बचेगा? वैसे 31654 कंप्यूट नहीं भी किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
क्योंकि वो वैल्यू हमें कहीं पे भी लिखने की आवश्यकता, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग में 35,000 जाएगा और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 1000, 1700 और 646 जाएगा। डू यू ऑल अग्री हियर? अगर एक बार हम गो थ्रू करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो पहले कैपिटल 166 ऐड 1200 का ड्राइंग्स, आपको 167,200 मिला होगा, लेस एडिशनल कैपिटल इन्होंने लिखा नहीं है बट हम लिखते और उसको नील लिखते, किया है सबने वो काम। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर करके जीरो लिखा कि नहीं लिखा? लिखना है वो। और फिर ये 122 डिडक्ट किया, 45,200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1200 रुपए का पूरे साल का ड्रॉइंग्स है, उस पर कितना परसेंट है? 5% फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ना बेटा, तो अच्छा मेरे को 3 मंथ्स सुनाई दिया, तो ये 30 आया, ये 45,230। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ओपनिंग पे लगेगा, एडिशनल कैपिटल इस सब में दिया हुआ नहीं है। और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। बैड डेट्स 1000, आरडीडी 1700 और आरएफडीडी 646, टोटल 16,546 आया, 28684। लोगों को सच्ची में समझ रहा है अच्छे से? देखो मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से मैं इस चैप्टर की थियरी लिखाता हूँ ना, उसके बाद सब में मतलब कुछ चैलेंज आ ही नहीं सकता है, 90% चैलेंज नहीं, क्योंकि वो भी सोच, आज तू बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है 31 मार्च को, 31 मार्च को जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पर इमीडिएट 1 साल का इंटरेस्ट दे देगा क्या बैंक? इंटरेस्ट कब मिलता है? जब वो पैसा सामने वाले के पास रहता है। अभी तो तूने आज दिया है, क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट ये स्टार्टेड टुडे, इस पे इंटरेस्ट कब मिलेगा? वेरी गुड, अगले साल। समझा? ओपनिंग वाला पैसा उसने पूरे साल लगाए रखा, उस पे इस साल मिलेगा, और कुछ एडिशनल डाला होता तो उस पे भी मिलता। मेक सेंस? चलिए, एडिशनल कैपिटल का अगर अमाउंट दिया है और डेट नहीं दिया है तो अजम्पशन लिख देना 6 मंथ्स, इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए, वरना तो उसमें अजम्पशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। समझा? और एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हम जहां पे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं ना, उसमें अगर एडिशनल कैपिटल है और उसकी डेट दी हुई है तो ब्रैकेट में डेट डाल दो। ड्राइंग्स की भी अगर कुछ स्पेसिफिक डेट दी है तो वो डाल दो, है ना। 8 वाला भी हो गया, ये लोग कर रहे हैं। 2 मिनट रुकूं तो फिर डिस्कस कर सकता हूं ये भी। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स गाइज एंड देन डिस्कस द 8th सम। चलो आगे चलूं गाइज। कैश एट बैंक असेट, स्टॉक इन ट्रेड असेट, डेटर्स असेट, फर्नीचर असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स असेट। सर कुछ डिफिकल्टी हो रहा है आपको तो बताइए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए। मैं मन किसी का नहीं पढ़ सकता हूं। ओपनिंग कैपिटल 62,650 आया और क्लोजिंग कैपिटल 86,100 आया। अभी यहां पे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, आदित्य ट्रांसफर्ड 150 रुपीज ईच मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड 200 ईच मंथ फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ईयर फ्रॉम हिज बिजनेस टू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट बाय वे ऑफ ड्रॉइंग्स एंड टुक अवे 300 वर्थ ऑफ गुड्स। फाइनली वो गुड्स वाली लाइन यूज होने वाली है इस बार, हाँ या ना। तो आपने स्टार्ट किया होगा 86,100 एज योर क्लोजिंग कैपिटल, ऐड किया 150 इंटू 6, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मतलब पहले 6 महीने और पे 150 रुपया, तो 150 इंटू 6 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 200 इंटू 6। तो इन गुड्स 300 रुपीज गुड्स का तो मिला के 2400 हो गया, 88,500 हो गया कि नहीं हो गया। एडिशनल कैपिटल, आदित्य सोल्ड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 एंड प्रोसीड्स वर यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गया ना यार जो उसने बिजनेस में डाला। लेस किया, लेस ओपनिंग कैपिटल किया, 20,850 मिला। कोई भी इनकम्स एंड गेन्स नहीं थे, हमको डेप्रीसिएशन करना था फर्नीचर का बाय 10%। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में सेम ही है तो 950 आएगा कि नहीं आएगा। और आरडीडी कितना बनाना है, 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स ईयर एंड के कितने 22,000, उसका 5% कितना हो जाएगा 1100, तो 950 और 1100 ये दोनों डिडक्ट किया, बचा 18,800। एनी डाउट्स? पक्का? चलिए कितने सम बाकी रह गए? 2 सम बाकी है, चलेगा, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। एक ही बाकी होता तो मैं एक्सटेंड कर लेता, बट वील एंड फॉर द डे। हाँ, आज का गोल नहीं हुआ, वो मेरी गलती है, मैं वापस से सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, बट डोंट वरी, वील मेक इट अप, है ना। नेक्स्ट टाइम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें। फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, इसके 2 सम खत्म कर लेंगे, और मे बी नेक्स्ट टाइम जो सेशन रहेगा ना, आप अगर 7:30 स्टार्ट भी करें, आप समझ के चलिए अपन 10 तक तो करेंगे। अगर टाइम टेबल में 9:30 भी डाला है तो वील स्टिल डू इट टिल 10। ओके,
और कुछ भी डाउट्स है पुराने चैप्टर्स के लिए तो प्लीज़ लेके आइए।